हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। और अभी तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये तो मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिक्स है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिटिक्स, बी टू बी ब्रांड मैनेजमेंट, एडवांस प्राइसिंग, बी टू सी कंज्यूमर एंड मार्केटिंग रिसर्च, एसडीएम, पूरा इकोसिस्टम जो मैंने कल आपको सप्लाई चेन का बताया था ना, वो हमें तैयारी करना है। तो अभी जो हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, अभी हम लोग उस पर फोकस करते हैं और आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। राइट नौ हम लोगों ने देखा था कल, लेट इट बी। सो हम लोगों ने देखा, देखिए हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं आगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अगर कोई नया है तो। इन द सेंस कि हम लोग ये सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग ये 14 लेक्चर में कवर करेंगे। और मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि इंटरव्यूज में या एसआईपी में क्वेश्चन, देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका बेसिक और हॉलिस्टिक व्यू में कवर करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इंटरव्यू में जनरली मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, if किसी को सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है तो। ठीक है, और इन नॉर्मल भी आता है। तो इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैं सारे लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट्स को 14 लेक्चर में कंसाइज एंड स्ट्रक्चर वाइज क्लियर करूंगा। जिसमें से हम लोगों ने ये दो एस्पेक्ट देख लिया था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देखे, कंज्यूमर मार्केट एंड मार्केटिंग एनालिसिस देख लिया। नाउ टुडेज लेक्चर इज बिजनेस मार्केटिंग एनालिसिस, बिजनेस मार्केटिंग एनालिसिस, राइट। सो लेट मी सो ब्रीफ में बस बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था। इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या रियलिटीज है, मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग क्या होता है वगैरह वगैरह, मार्केटिंग एक्सचेंज क्या होता है, राइट। इस तरीके से हम लोग गए थे। उसके बाद फिर आपका मार्केटिंग रियलिटीज क्या है, थ्री की मार्केटिंग आउटकम्स क्या होता है, different types of philosophy which have evolved after 1800s and till now, which is holistic marketing philosophy अभी जो चल रही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग बनाते हैं, विजन मिशन कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, बिजनेस वगैरह, बिजनेस का कैसे बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये सबसे मेन चीज जैसे ऑप्टिमल वैल्यू प्रोपोजिशन किसको कहते हैं एंड वो कैसे डेवलप किया जाता है, जिसमें कस्टमर, कोलैबोरेटर एंड कंपनी तीनों का बेनिफिट हो। वो एक एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू प्रोपोजिशन। और इसको ऑप्टिमल वैल्यू प्रोपोजिशन या वैल्यू प्रोपोजिशन को टारगेट करने के लिए हम लोगों के पास 7 टैक्टिक्स होता है, जो कि 7 टैक्टिक्स हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। ये रहा आपका 7 टैक्टिक्स, क्या है, प्राइस, प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, इंसेंटिव, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन दिस उसके बाद फिर हम लोग कल देखे कंज्यूमर मार्केटिंग एनालिसिस, कि कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को कैसे परचेज करता है, व्हाट आर देयर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, व्हाट आर द कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजी जिसके बेस पे वो बाइंग करता है। अब देखिए कंज्यूमर जो हो गया, कंज्यूमर मैंने बताया था कंज्यूमर एंड कस्टमर का डिफरेंस, लाइक कंज्यूमर हु इज यूजिंग द एंड प्रोडक्ट, हु इज नॉट अगेन रीसेलिंग इट। So now today we are looking from the business perspective, like those और who want to resell it like B2B। मान के चलिए कि अगर किसी कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल वगैरह के लिए वो किसी सप्लायर से डिस्कस करेगा। तो वहां पे हम लोग का बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। तो बिजनेस टू बिजनेस जब हम लोग का इंटरेक्शन हो रहा है तो हाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट, व्हाट आर देयर परचेज, मतलब वो लोग कैसा, उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है, लाइक वो लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ये सब आज के लेक्चर में देखेंगे। दैट विल बी अ कंसाइज एंड मतलब आपका बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर जाएगा। नाउ बिजनेस मार्केटिंग एनालिसिस अपन देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले a detailed look at what is organizational buying process. It's a detailed look at how the business making purchase decision often more complex than individual में क्या हुआ, मेरे को यार अंडे खरीदने मैं गया अपने नजदीकी शॉप पे, मैंने बोला भाई मुझे 2 अंडे दे दो, उसने दिया, खत्म हो गया। लेकिन जब बिजनेस में हम लोग करते हैं ना, आप भी जानते हो बिजनेस थोड़ा बिजनेस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स तरीके से आपके सारे ये काम वर्क करते हैं। आपको प्रॉपर इनवॉइस चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मान के चलिए सिंपल आप स्टेपलर और डेली नीड के सामान खरीद रहे हैं ना, जो कि रेगुलर भी खरीदते हैं, उसके लिए भी पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी होती है। अगर आपको किसी कस्टमाइज्ड वे में कुछ चाहिए तो उसके लिए महीनों महीनों डिस्कशन चलता है, नेगोशिएशन चलता है, फिर टेंडरिंग वगैरह, ये सब बहुत बहुत लफड़े होते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फॉर्म करना, ये सब फॉर्म करना वगैरह वगैरह। तो
उसी को देखते हैं कैसे हम लोगों का प्रोसेस डेवलप हो रहा है। सो इट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच formal organization establish the need for purchase of product and services, right? Now the thing is कि हमें कैसे मतलब कैसे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मार्केट्स, एक्सप्लोरिंग द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम द कंज्यूमर मार्केट। वो मैंने आपको सारा बताया कि कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट आपको समझ में आया। कंज्यूमर आपका डायरेक्ट जाके परचेज करता है, दे हैव सम कंज्यूमर साइकोलॉजी रनिंग बिहाइंड इट, दे हैव समथिंग लाइक कंज्यूमर साइकोलॉजी तो हो गया, उसके अलावा मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, पीर प्रेशर होता है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बिजनेस में ये सब नहीं चलता। बिजनेस में भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कौन होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो सब अभी हम लोग देखेंगे, राइट। फिर हम लोग का बाइंग डिसीजन प्रोसेस भी कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंट है, बहुत इन द सेंस कि डिफरेंट है देन ना B2B, राइट। वी विल लुक इनटू इट राइट नाउ। सो कल मैंने जो जो डिसीजन बताया था वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन, कैसा B2B में बाइंग डिसीजन होता है। सबसे पहले होता है बाइंग डिसीजन स्ट्रेट रीबाय, मॉडिफाइड रीबाय एंड न्यू रीबाय। स्ट्रेट रीबाय क्या हुआ कि अगर आपको मान के चलिए कि आपको डेली एसेंशियल्स का मतलब डेली यूज का सामान चाहिए, मतलब स्टेपलर वगैरह चाहिए या ऑफिस रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सब नोट पैड चाहिए, उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई दिमाग मतलब वैसा नहीं लगाएगा कि 6 महीना से नेगोशिएशन चल रहा है, ये चल रहा है वगैरह वगैरह, वो सब नहीं करेगा। बट आपका एक पर्टिकुलर वे में जाएगा। लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल, रिटेल स्टोर जो है आपका रेगुलरली ऑफिस सप्लाई करता है, लाइक पेपर, प्रिंटर पेपर और ये सब आपको प्रोडक्ट आपका देता है या सर्विस आपको देता है, ठीक है। अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिस्फाइड विद दैट स्टोर क्वालिटी एंड मतलब जो भी टाइमलाइन पे पहुंचाता है ये सब, तो वी विल जस्ट रिपीट द ऑर्डर, राइट। ऐसे ही चलता है। तो मॉडिफाइड रीबाय में क्या होता है, थिंक लाइक दिस, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना। नाउ if a manufacturing company need to reorder machine parts from its regular supply, but some new production requirement is there, like it needs a parts that is slightly different from the specification such as better durability or something like that, तो उसमें वो क्या बोलेगा कि मतलब वो अपने जो सप्लायर है उसको बोलेगा कि आई वांट दिस स्पेसिफिकेशन, यू नीड टू रीमॉडिफाई इट, और उसके बाद हमको आप ये सप्लाई कीजिए, रेगुलर सप्लाई कीजिए, मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, that is called modified rebuy. And new rebuy is the thing where the thing like negotiation, contract वगैरह ये सब भी बनते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन में भी टाइम जाता है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक मतलब कुछ नया सप्लाई चाहिए या कुछ इस तरीके से, तो आप पहले टेंडर वगैरह मतलब फ्लोट करोगे, ये सब करोगे, है ना। उसके बाद मतलब आप डिफरेंट देखोगे कि मेरा जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड था वो सारी कंपनीज मैच कर रही हैं, उसके अलावा और भी क्या वैल्यूज दे रही हैं, किस रेट में दे रही हैं वगैरह वगैरह। ये सब कंपेयर करने के बाद आप उस हिसाब से किसी कंपनी को आप एलोकेट करोगे, मतलब टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा, ये सब वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पे हम लोग न्यू बाय में क्या हो गया, मतलब न्यू बाय को अगर सिंपल टर्म्स में बोले, इसमें कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजन होता है। द कंपनी इज परचेसिंग अ प्रोडक्ट or services for the first time, and this often involves significant research, comparison of vendors and internal approvals due to the high level of risk in familiarity, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। नाउ द थिंग इज द बाइंग सेंटर क्या होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना बाइंग सेंटर वाला, वो आप ऐसे समझिए। देखिए अगर आप सोचते होंगे हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है या परचेसिंग डिपार्टमेंट है, तो वही प्रोक्योर करता है, वही सारा डिसीजन लेता है, जो कि गलत है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, हमेशा डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। थिंक लाइक दिस कि मेरे को एयरक्राफ्ट खरीदना है, मैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, है ना। तो क्या मैं अपने से सारा डिसीजन ले सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं ले सकता ना। अगर मेरा एयरक्राफ्ट खरीदना है, मैं अपने से सारा डिसीजन नहीं ले सकता, राइट। मैं उस केस में, आप थोड़ा अगर सोचोगे तो उस केस में मेरा तो आपका पावर किसके पास जाएगा, मोर और लेस पायलट के पास जाएगा, या जो उसको रन कर रहा है या जिसको टेक्निकल नॉलेज है उस तरीके से उसके पास जाएगा, वो पावर जाएगा, परचेसिंग पावर, इन द सेंस कि वो हम लोगों को फीडबैक देगा, उसके हिसाब से हम लोग फर्दर अपना अप्रूवल और डिसअप्रूवल लेंगे, राइट। तो
इसी तरह द बाइंग सेंटर इन एनी कंपनी इज नॉट ओनली द सोल प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और परचेसिंग डिपार्टमेंट, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। और यही एमबीए में थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड होता है कि हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि बाइंग सेंटर है कौन। हो सकता है आप 10 महीने से किसी एक लोग से नेगोशिएट कर रहे हैं, एक लोग से बात कर रहे हैं परचेसिंग के लिए, इसके लिए पुश कर रहे हैं, बाद में पता चला डिसीजन लेवल अथॉरिटी उसके पास थी ही नहीं, है ना? ये भी हो सकता है कभी-कभी। हम लोग को एक केस भी पढ़ाया गया था जिसमें एक केस में 1 साल से नेगोशिएशन चल रही थी 2 डिफरेंट कंपनीज के बीच में, बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट, द पर्सन केम टू नो दैट द पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू टेक डिसीजन फॉर बाइंग और नॉट बाइंग इट इज समवन डिफरेंट। वो कभी ना मीटिंग में आता था ना कुछ आता था, लेकिन ही हैज द अथॉरिटी। इस तरीके के जब हम लोग को केसेस और एनालाइज करने के लिए देते हैं ना, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक हाउ वी आर गोइंग टू हाउ वी आर गोइंग इन द मार्केट, और कैसे हम लोगों को मार्केट में काम करना है। यहाँ पे ये आपका एमबीए में या इस तरीके के कोर्सेज में आपको डिस्टिंग्विश कर देता है। नाउ लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट एंड लेट्स सी व्हाट आर द बाइंग सेंटर। देखिए, ये 7 आप समझिए बाइंग सेंटर कंपोजिशन में क्या होता है, ये 7 एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका हो गया इनिशिएटर, दूसरा यूजर्स, तीसरा इन्फ्लुएंसर, चौथा डिसाइडर, पांचवा अप्रूवर, छठा बायर्स एंड सातवां गेटकीपर। द थिंग इज कि किसी को तो इनिशिएट करना पड़ेगा। मान के चलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम आपका बेकार हो गया है या पुराना हो गया है, एंड दैट नीड लाइक आउटडेटेड हो गया है, एंड दैट नीड टू बी अपडेटेड। सो दे विल द आईटी मैनेजर क्या बोलेगा उसको, ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कि देखिए हम लोगों का आईटी सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब पुराना हो गया है, वी नीड टू अपडेट आवर सॉफ्टवेयर्स। सो दैट दे विल कॉल दैट द इनिशिएटर्स। ठीक, उनको क्या बोलोगे आप, आईटी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया उनको इनिशिएटर्स बोलोगे। यूजर्स क्या हुआ, अगर आप ऐसे एक एग्जांपल समझ लो कि मान के चलो कि अगर कोई ग्राफिक कंपनी है, ठीक है, मान के चलो एक ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और उसमें अगर आपको एम्प्लॉइज जो है ना, वहाँ के जो एम्प्लॉइज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, तो दोज हु विल यूज द न्यू डिजाइन ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, उनसे मैंने पूछा कि भाई कैसा आपको मतलब चाहिए या किस तरीके का फीडबैक चाहिए, मतलब किस तरीके का आप ग्राफिक डिजाइन चाहते हो, है ना? तब हम लोग यूजर्स बेस्ड जो हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि यूजर्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। समझ रहे हो ना? जैसे कुछ भी अगर हम लोग चेंज करें और हम लोग यूजर्स के फीडबैक के अनुसार प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट के रिकमेंड मतलब प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं या करेंगे इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूजर्स बेस्ड बाइंग सेंटर। इन्फ्लुएंसर्स क्या हुआ, मैंने आपको अभी एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया था, जो एयरक्राफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, एयरक्राफ्ट में मैंने क्या बताया, पायलट खरीदेगा नहीं, बट उसने हाँ या ना बोल दिया कि नहीं 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 इसका टेक्नोलॉजी अच्छा है या इसका ये चीज अच्छा है वगैरह, तो ऑर्गेनाइजेशन सोचने में पड़ जाएगा कि नहीं भाई मुझे यही खरीदना चाहिए या ये नहीं खरीदना चाहिए। डिसाइडर्स आपका हो गया किसी टॉप अथॉरिटी या आपका समझिए कि चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हो गया, या इस तरीके से, या मतलब कोई नेक्स्ट लेवल जो बंदा हो गया जिसका मतलब ग्रेटर से है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक तरीके से डिसाइडर हो गया। देखो आपको लगेगा ना कि ये सब चीज जो है ये सब कॉमन है, मेरे को तो पता है, लेकिन जब इंटरव्यू में भाई क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हु आर द बाइंग सेंटर्स, डिफरेंट बाइंग सेंटर, यू हैव टू टेल द सेवन कंपोनेंट्स like initiators, users, influencers, deciders, approver, buyers and gatekeepers. You have to tell like this. उस समय आप नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये सब मतलब कम से कम 4-5 पे बोलो एंड देन बोलो some few more are there, I am not able to recall, इस तरीके से भी बोल सकते हो, लेकिन you have to tell something. Are you getting the point? And B2B जब हम लोग मार्केटिंग पढ़ेंगे ना, this is very important concept, और इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर है पूरा एकदम डिटेल में। नाउ अप्रूवर्स क्या हुआ, देखो डिसाइडर्स तो ये हो गया, अप्रूवर मान के चलो तुम्हारा डिसाइड भी हो गया, इन्फ्लुएंस भी हो गया, यूजर इनिशिएट सब हो गया। अब तुम्हारा क्या हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या, उसने तो बोला भाई हमारे पास तो फंड ही नहीं है वो फंड करने का, तो एक तरीके से हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का। मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवर होता है, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी अप्रूवर हो सकता है, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। नाउ बायर्स क्या हो गया, अब एग्जांपल देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हु नेगोशिएट प्राइसेस, टर्म्स एंड कंडीशन एंड चूजन वेंडर एंड इंश्योर्स द परचेज ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, है ना?
तो हम यहाँ पे मोर और लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन का परचेज डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बायर कह सकते हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही सेंट्रल रोल प्ले करे। समझो, जरूरी नहीं है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही सेंट्रल रोल प्ले करे हर इसमें। और गेट कीपर्स क्या हुआ? अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान के चलो आपका एक दुकान है, बहुत लोग कुछ सामान बेचने आए कि सर ये ले लीजिए, तो उसके सामने क्या होता है, जो छोटा एम्प्लॉय होता है उसको गेट से बाहर निकाल देता है, नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट लेमैन टर्म। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और परचेसिंग एजेंट हु स्क्रीन्स कॉल्स और ईमेल्स, बहुत सारे मेल्स और कॉल्स आते हैं कि हम आपको ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं इस तरीके से। तो जो आपका प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स और ये जो भी हुआ मतलब निचले स्तर पे है ना, वो क्या करता है, स्क्रीनिंग करता है उस मेल का, उस कॉल का, कि किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है ना। वी कैन नॉट अलाउ एवरीवन राइट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से उसको हम लोग गेट कीपर कह देंगे। तो इस तरीके से आपका 7 बाइंग सेंटर कौन कौन सा हो गया? इनिशिएटर, यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिसाइडर्स, अप्रूवर्स, बायर्स एंड गेट कीपर्स। अब देखो, द रूल ऑफ बाइंग सेंटर्स, मैंने बोला द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज मैंने कवर कर ली है। ठीक है, नाउ बाइंग सेंटर डायनेमिक्स क्या होता है? स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग एंड नेविगेटिंग डायनेमिक्स ऑफ बाइंग सेंटर इन बिजनेस, सेलिंग टू बाइंग सेंटर्स, टेक्निक्स फॉर सक्सेसफुल सेलिंग टू कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ नहीं है, बस जनरली बोल रहा है कि कैसे आपको बाइंग सेंटर्स का मतलब क्या होगा, कैसे आपको सेल करना है, कैसे आपको मतलब बाइंग सेंटर को रिकॉग्नाइज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज कि एमबीए में क्या बताते हैं, मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ, ये बताते हैं कि आपको कभी भी जब B2B आप सेल्स में जा रहे हो, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट मस्ट बी, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट आपका क्या होगा कि आइडेंटिफाई हु द बाइंग सेंटर इज। आप देखो कि बाइंग सेंटर कौन है। अगर उसमें बाइंग सेंटर आपको सीईओ लग रहा है, तो कैसे भी उसके पर्सनल असिस्टेंट को मतलब इन्फ्लुएंस करके या कुछ करके, मतलब कुछ इस तरीके का टैक्टिक अपनाओ कि तुम बाइंग सेंटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तुम लंबे प्रोसेस से तुमको नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, तो तुम पायलट को मतलब ये करने की कोशिश करो कि तुम्हारा प्लेन क्यों डिफरेंट है, क्यों अच्छा है औरों के प्लेन से, समझ, स्पेसिफिकेशन के उस हिसाब से तुमको चलना है। नाउ वी आर गोइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द बाइंग प्रोसेस। ये तो आपका हो गया कि बाइंग डिसीजन के बाइंग सेंटर कौन कौन है, ये मैंने कवर कर ली कि ऑर्गेनाइजेशन बाइंग प्रोसेस होता है। द थर्ड टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग बाइंग प्रोसेस। अब आपका देखिए, हम लोगों ने B2C में कंज्यूमर वाले में पढ़ा था कि उन लोगों का बाइंग प्रोसेस क्या होता है। उन लोगों का बाइंग प्रोसेस में कंपेयर करने के लिए बस दिखा दे रहा हूँ कि उनका होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। लेकिन अब मेरा B2B है, जब B2C था तो वो था, अब जब मेरा B2B है तो इसमें होता है सबसे पहले आपका प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ठीक है, 1 to 4 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, 8 स्टेप्स आप याद रखिएगा, 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हो गया प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सर्च, प्रपोजल सॉलिसिटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। ये आपको लग रहा होगा कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एकदम बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, वैसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर मेरे कंपनी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से फिर मैं नीड को देखूंगा कि मेरे क्या क्या और नीड्स है, इसमें क्या क्या एड ऑन हो सकता है वगैरह वगैरह। उस हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एक तैयार करना होगा, रेडी करना होगा। ठीक है, उसके हिसाब से मेरे को सप्लायर्स देखने होंगे कि कौन कौन मेरे को इस तरीके का सप्लाई, इस तरीके का जो मेरी रिक्वायरमेंट है उतना मिनिमम, उतना या उससे भी ज़्यादा वैल्यू के कुछ प्रोडक्ट्स दे सकता है कि नहीं। देयर शुड बी मल्टीपल सप्लायर। अगर मल्टीपल सप्लायर रहेगा तो तुम्हारा कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो क्या होता है कि मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट देने में आसानी रहेगी, मतलब थोड़ा-सा हम लोग प्राइस पे खेल सकते हैं या वैल्यू आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा उस पर्टिकुलर प्राइस पे। फिर प्रपोज़ल उधर से आएगा, सप्लायर सिलेक्शन होगा कि हम इन सारे जितने भी मेरे पास अब सप्लायर्स आए हैं, मान के चलो, देखो मैंने शापूर में काम किया था। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ शापूर ओनली, डिफरेंट। अब एल&टी भी हो गई और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गए, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर नेम। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का सैप एरिबा पे सब कुछ मेंशन रहता है। अब उनको स्टील मंगाना है, ठीक है। अगर कोई एक कंपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टील मंगाना चाहती है या रिइंफोर्समेंट बार मंगाना चाहती है तुम्हारा मतलब 8 mm डायमीटर का।
अब वो क्या करेगी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा उसको 1 टन का या 100 टन का, तो 100 टन के लिए वो 3 लोगों से, 3 मतलब एटलीस्ट 3 कंपनी से, लेट इट बी टाटा स्टील, लेट इट बी जेएसडब्ल्यू एंड एक और तुम्हारा कोई भी वाइजैक स्टील, इन तीनों से बोलेगी कि भाई आप अपना प्रपोजल ये मेरे को भेजो कि आप किस रेट पे पहुंचाओगे, किस रेट पे हमें दोगे ये प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। बेस्ड ऑन दैट और कितनी डिलीवरी टाइम होगी, क्या क्रेडिट पीरियड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनीज के पास भी हमेशा पैसा नहीं होता, वो प्रोडक्ट पहले मंगा लेती है, वो क्रेडिट पीरियड भी देखना चाहती है कि 45 दिन बाद अगर हम पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, 30 दिन बाद कर सकते हैं नहीं, कि वो लोग एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, बहुत बहुत फैक्टर्स वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन में, राइट। तो इस हिसाब से वो लोग पहले पूरा पूरा उन लोगों से प्रपोजल मंगवा लेती है, फिर बेस्ड ऑन देयर इंटरनल डिस्क्रिप्शन जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड होंगे या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के मेंबर होंगे, वो लोग अपना परचेज करते हैं, या मतलब तुम्हारा आपका सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, और जब सप्लायर सेलेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन भी होता है वहाँ पे, लेकिन वो लोग सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। जब सप्लायर सेलेक्ट किए, पैसा वैसा मतलब उस हिसाब से टर्म एंड कंडीशन हो गया, सब सेट हो गया, तो वो लोग परफॉर्मेंस भी देखते हैं। ये नहीं कि देखो कंस्ट्रक्शन बड़ा चल रहा है तो ये नहीं कि एक ही बार सारा सामान आएगा, बार बार आएगा। अगर उन लोगों को परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि मान के चलो प्रोडक्ट डिलीवरी में टाइम लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब दिक्कत कर रहे हैं, झोल मोल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम वो लोग रिकंसिडर करते हैं कि इन्हें ये टेंडर बार बार इन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग बाइंग प्रोसेस में आपका ये B2B के लिए, ठीक है। B2B और B2C आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो अभी बस 2 टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा, डेवलपिंग बिजनेस मार्केटिंग प्रोग्राम एंड मैनेजिंग बिजनेस रिलेशनशिप। देखो मैं कल का एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा। कल के हम लोग का डिस्कशन में क्या हुआ कि अगर एक बैंक है, एक बैंक उसके पास 100 प्रोडक्ट है, अगर उसको जाके पिच करना है किसी को, मतलब कंपनी को, कि भाई तुम मेरा प्रोडक्ट ले लो, किसी बड़े कंपनी को जिसका 1000 करोड़ का टर्नओवर है और ये सब, तो वो कैसे पिच करेगा? सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि उसकी अभी करंट नीड क्या है, ठीक है। अगर उसकी करंट नीड है कि उसको 1000 करोड़ रुपए चाहिए लोन के टर्म्स में या कोई एक्सपेंशन के लिए वगैरह वगैरह, तो तुम जो अभी 10 मिनट का पिच होगा या कुछ भी, तुम अभी बस उसको उसी रिक्वायरमेंट में पिच करो, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट पिच करो। मे बी हो सकता है कि तुम्हारा जो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उस पर्टिकुलर चीज में तुम्हारा कम है और दूसरे प्रोडक्ट्स में ज्यादा है, लेकिन अभी तुम उसको वही पिच करोगे ना, तो दे विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन एंड दे टेक योर प्रोडक्ट। एंड वंस दे हैव टेकन योर प्रोडक्ट, वो लोन ले लिया 1000 करोड़ का तुमसे, और मतलब जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन है ये सब वगैरह, तो तुम क्या कर सकते हो नाउ, इफ यू हैव बिल्ड द रिलेशनशिप। और मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में बोला था कस्टमर रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन B2B, नॉट ओनली B2B बट ओवरऑल मार्केटिंग एसेंस आपका कस्टमर रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। तो जब आपका 1000 करोड़, जब आपका ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, नाउ यू विल गो फॉर हेजिंग। नाउ हेजिंग इन द सेंस, नाउ यू विल गो टू ऑफर, सर मेरे पास ये भी प्रोडक्ट है, आप लोग ये भी एम्प्लॉयज के लिए यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डेवलपिंग बिजनेस मार्केटिंग प्रोग्राम। नाउ बिजनेसिंग आपका हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस टू बिजनेस मैन, एड्रेसिंग प्राइस प्रेशर्स एंड मैनेजिंग कम्युनिकेशन। ये नॉर्मल पॉइंट्स है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बेस समझाया करना कैसे है। Now managing business relationship, एक एग्जांपल में दोनों ही कवर हो गया, that is buyer supplier relationship must be maintained, very important in this one. Managing corporate trust and reputation, जैसे मैंने स्टील वाला एग्जांपल दिया, उसने कम प्राइस पे स्टील के लिए तो एग्री कर लिया, लेकिन अब समय पे कंस्ट्रक्शन के लिए वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है स्टील, so that's a very bad impression on the company and next time मैं उसको डे टेंडर नहीं देने वाला उसको कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहा हूँ ना। तो ये होगा identify the risk and opportunities in business dealings and institutional markets, like understand the business managing relationship, वही लिखा हुआ है कि कैसे मैनेज करना है। द थिंग इज कि हम लोगों ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी तक कवर कर लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के, बहुत बेसिक्स जो होते हैं, फिर कंज्यूमर कैसे कैसे अपना डिसीजन लेता है, जो कि 5 स्टेप प्रोसेस है, मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन। एंड नाउ हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस, आपका जो बिजनेस हो गया वो कैसे डिसीजन लेता है, एंड दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका सप्लायर सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड देन परफॉर्मेंस रिव्यू।
बेस्ड ऑन दिस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल आएगा। अभी हम लोग 3 ही एस्पेक्ट कवर किए हैं, लेकिन आप देखोगे कॉन्सेप्ट वाइज़ में और स्ट्रक्चर वाइज़ में आपको बहुत क्लैरिटी आ रही होगी, ये मैं 100% बेट कर सकता हूँ। एंड मैं ये भी बेट कर सकता हूँ कि जो आप 14 लेक्चर देख रहोगे ना, तो सॉर्ट ऑफ आपको मार्केटिंग का बहुत एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। देखो अभी बस